सभी भाई बहनों का इस राज्यों का कोर्स में हम स्वागत करते हैं। तो ये कोर्स बेसिकली आप देखेंगे एक तरीके का क्रैश कोर्स है राज्यों का मेडिटेशन का। वैसे तो 7 डेज का कोर्स होता है, मगर हम भाई बहनों ने मिलकर इसको सिर्फ 2 घंटे के अंदर इसको स्क्वीज करने की कोशिश करी है। हम कोशिश करेंगे इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर सके। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो रह जाते हैं, या आपको कोई ऐसा रिसर्च पेपर पढ़ना है या कुछ है, तो उसका भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें शायद आप सारे ज्वाइंट हैं, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं कि उसको ओपन कर दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे अ, आएगा। क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच पा रही है? क्या एम आई ऑडिबल और नॉट? अच्छा, तो ये है, और ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारी टीम का पूरा, जो हम लोग सारे भाई बहन मिलके काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ब्रह्मा कुमारी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग भी वहाँ के ही एक स्टूडेंट्स हैं, तो जो हम सारे मिलकर ये ऐसे प्रोग्राम्स हम रन करते हैं। तो इस तरीके से तो ये लेफ्ट साइड पे डॉक्टर अंकुर चतुर्वेदी, ये मेरा परिचय है, और ये बाकी हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं, तो उनके नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन में ये पूरी हमारी आइटनरी रहेगी आज और कल की। तो अभी 11:30 वाला सेशन ये हम कंसंट्रेट करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, और फिर आज शाम को ही 4:30 बजे स्ट्रेस फियर को, और फिर कल सवेरे 11:30 बजे एंजाइटी, और फिर 4:30 बजे कल फिर वो मेडिटेशन पे फोकस करें। हर एक सेशन अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का रहेगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ इसके ऊपर जानना है तो कुछ जो वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ बना रखे हैं साइंस के ऊपर, रैशनल थिंकिंग के ऊपर, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बट अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यू आर वेलकम। क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, ये एक ज्ञान की बात है जो भी हम अगले 2 घंटे या 2 दिन बात करेंगे। इसके अंदर श्रद्धा भावना दैट कम्स लेटर, वो बाद में आती है। कि जब हमने ज्ञान से किसी चीज को पहचान लिया, तो फिर उसके ऊपर चलना बड़ा आसान हो जाता है। अगर पहले दिन ही हम उसके अंदर श्रद्धा भावना और ऐसी चीजें अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो वो फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जिसको समझ नहीं आता है तो उसको लगता है कि ये तो कल्ट है, यहाँ पे तो ऐसा मानो, नहीं मानते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसी बात नहीं है। और फिर जैसे हमने बात करी, ये सेशन सारे के सारे रिकॉर्डेड होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आपका यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा, तो आप इसको दोबारा रिवीजन भी इसका कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी कि कोई क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है क्या? ये 1937 में 1936 में हैदराबाद से स्टार्ट हुआ था। दादा लेखराज जो कि के फाउंडर हैं, उन्होंने वो पहले बहुत बड़े जौहरी थे उस वक्त। और यहाँ तक कि वो क्वीन एलिजाबेथ को भी क्या कहते हैं, वो भी उनकी कस्टमर थी। उसके बाद जब उनके अंदर शिव का आवागमन हुआ, फिर उसके बाद ये वाला सारा स्टार्ट हुआ। और ये करेंटली अभी 137 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 137 जो गवर्नमेंट्स हैं उनका, उन्होंने जैसे इसको अप्रूव किया हुआ है। फिर और ये जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, सबका कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत अच्छा कंसल्टेटिव स्टेटस, या ब्रह्मा कुमारी को एक अच्छी पदवी वहाँ पे प्राप्त। क्योंकि जो यहाँ की जो नॉलेज है वो सारी की सारी यूनिवर्सल है, उसका किसी जाति धर्म व्यक्ति उससे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज प्योर साइंस। तो वही हमने जो बात करी कि आप जितना इसको विज्ञान के रूप में समझेंगे, उतना आपको भी कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि अदरवाइज अगर हम सिर्फ श्रद्धा और उस भाव से चलते हैं तो थोड़ा समय तो चल सकते हैं, मगर जैसे ही हम इधर उधर थोड़ा सुनते हैं तो फिर हमारा मन डगमगा जाता है। तो ये अभी जो लेटेस्ट अभी ब्रह्मा कुमारी इसके कुछ जो न्यूज़ में है, आप जानते हैं कि अभी हमारे करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो भी विजिट लगातार करते रहते हैं। जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी करते रहते हैं। चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और ये यूनाइटेड नेशंस में जैसे हमने बात करी, तो वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस करेंगे। उसके साथ आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये जो
जैसे आजकल का समय है तो आप देखेंगे अ, उसमें लगभग आप कहीं पे भी कोई भी चैनल उठा के देखेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो आपको हर जगह एक नेगेटिविटी सुनने को मिलती है। जैसे आप अगर न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो वो लगातार आपको विनाश विनाश, कि इसने इस पर अटैक करा और यहाँ पे बाढ़ आई, कॉन्स्टेंटली आपको यही रिमाइंड कराते रहेंगे कि दुनिया में सब खराब है। और जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वहाँ उसके साथ भी यही होता है, वो आपको थोड़ी देर बाद बताने लगेगा कि वो कैसे दुखी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, खासकर जो आत्मविश्वास, वो कैसे गेन करें। आत्मविश्वास का मतलब होता है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, और उसके लिए हमारा जो माइंड है उसको रैशनल थिंकिंग की जरूरत होती है। क्योंकि जब ऐसा कोई समय आता है, ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे हमें परफॉर्म करना होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए लूज हो जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम ये काम कैसे कर पाएंगे। अगर हम महान हैं तो कैसे महान हैं, क्योंकि हमारा मन उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो वहीं पे ही ज्ञान और राजयोग की जरूरत आती है। तो आप देखेंगे, पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे या ये बात करेंगे कि वास्तव में अगर हम में से हर एक के अंदर कोई महान है तो क्यों महान है, और अगर हम महान बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, या पावरफुल बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। और राजयोग फिर उसकी प्रैक्टिस है कि जितना ज्यादा हम राजयोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो हमारे अंदर वो चीजें बैठती जाएंगी। तो अगर हम पूरे इस ज्ञान को, या जितनी भी आज हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको अगर हम समराइज करें, जितनी भी, चाहे किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या और किसी तरह की प्रॉब्लम है, या शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उसके जो प्राइमरीली तीन कारण है, कि एक तो ये है कि हम अपने बारे में नहीं जानते, जैसे आत्मविश्वास उसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे एक आपको पता है ओसीडी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें व्यक्ति को बार बार कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको विचार आते रहते हैं, वो चाहे ना चाहे वो वहां पे चला जाता है, काम कर देता है। वो ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। तो ये आती है कि जब हमें अपने आप को ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो फिर वहां पे वो प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद अगर हम भगवान को अच्छी तरह से नहीं जानते, तो कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। तो अगर हमें भगवान की नॉलेज अगर वहां पे पूरी नहीं है, तो वहां पे फिर हमारा मन घबराता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। हमारी कौन मदद करेगा, यहाँ ये भी व्यक्ति मदद नहीं कर रहा, वो भी मदद नहीं कर रहा, पैसा भी काम नहीं आ रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। तो वहां पे फिर भगवान की जरूरत होती है कि वो हमें डिफिकल्ट उसमें भी, परिस्थितियों में भी हमारे अंदर एक होप रहे। और तीसरा, ये जो सृष्टि नाटक जो ये चलता है, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, सृष्टि नाटक में आप देखेंगे लगभग हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बुराइयों में ग्रसित है ही है। तो भगवान ने ये दुनिया क्या सिर्फ बुराई के लिए बना दी, कि बस यहाँ पे आओ और यहाँ का जो है पोल्यूशन है, ये सारे क्राइम है, उसको ही देखो, यही इस दुनिया को बनाने का पर्पस था, या इस दुनिया में कुछ अच्छा भी है। तो आप देखेंगे कि ये ज्ञान बेसिकली हमारे जो मन के अंदर के जो बिलीफ्स हैं, उसको इस तरीके से मोल्ड करता है कि आपको उसमें इवेंचुअली सेटिस्फैक्शन, शांति अनुभव हो। और यही पूरे इस राजयोग का जो कोर्स है उसकी वही एक इंटेंट होती है। तो हमारी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान जो है आपके अंदर शांति ना देकर उथल पुथल हलचल पैदा करता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट हमें अभी पूरी तरह क्लियर अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं हुई है। तो याद, यानी कि ज्यादातर चांस ये कि वो हमारा मिथ हो। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, हर चीज का आंसर आपको यहाँ पे जरूर एक साइंटिफिक ग्राउंड्स पे जिसको बोलते हैं उस पे जरूर मिलेगा। तो अब ये बात आती है कि आप देखिए, जो राजयोग का जो सबसे पहला चैप्टर है, उसमें सवाल ये आता है कि वास्तव में मैं कौन, और हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। क्योंकि अगर आप साइंस को अगर आप देखें, जो मेडिकल साइंस है, जो वो एक काम करती है, उसमें तो वो हम मानते हैं कि हमारा ब्रेन ही सारा काम करता है। अगर ब्रेन सारा काम करता है, तो ये जो पुनर्जन्म के इतने सारे केसेस होते हैं, उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे, उनको डिफाइन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर वो आप एक बार ये चीज हटा भी दें, तो उसके बाद ये जो थॉट्स का क्या रोल है, किस तरीके से थॉट्स जो है पूरी बॉडी को चलाते हैं, वो डिफाइन करना सिर्फ ब्रेन से बहुत मुश्किल है। क्योंकि साइंस में आप देखेंगे, जैसे हमने बताया कि साइंस में भी काफी सारी चीजें जिसको हम वास्तव में विज्ञान मानते हैं, उसके अंदर भी हमारे कई जो है विश्वास जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति ने बोल दिया, हमें समझ आया नहीं आया, हम ये मान के चलते हैं भाई इतना बड़ा व्यक्ति है, इतने सारे लोग ये बात कर रहे हैं, गलत थोड़ी बोलेगा, सही बोल रहा होगा। तो ये फिर ये साइंस नहीं है, वो तो फिर एक धर्म की परिभाषा में वो चला गया।
तो इसलिए आप जो भी चाहे यहाँ पे आपको कोई चीज बताई जाए, चाहे आप आगे भविष्य में भी कोई चीज पढ़े, तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप उसको अपनी बुद्धि से उसको जज करें कि ये कितना सही है कितना गलत है, और फिर उसके बाद डिसीजन। तो जैसे हमने बात करी कि भाई वास्तव में आप देखेंगे, आप शरीर के किसी भी हिस्से को अगर एड्रेस करते हैं तो हमेशा उसको एज एन ऑब्जेक्ट एड्रेस करते हैं। और इस दुनिया में भी हमेशा दो चीजें हमारी भाषा में यूज होती हैं, एक या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। सो बेसिकली या तो मैं हूं और या तो मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। तो यानी कि मैं उन सारी चीजों से अलग हूं, तभी तो मैं उसको ऐसे एड्रेस कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप देखेंगे शरीर को भी हम ऐसे एड्रेस करते हैं, ये मेरा दिमाग है, ये मेरा दिल है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा लीवर है, किडनी है। अगर हम सारी बॉडी को हम ऐसे ही एड्रेस कर रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो फिर सवाल ये आता है कि मैं कौन हूं? मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या है? और क्योंकि ये मुझे अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस ही हो गया है कि मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो इसीलिए फिर व्यक्ति इधर उधर देखता है और वो देखता है कि ये कहाँ जा रहा है। कि जैसे अगर मैं घर से बाहर निकलूं और मुझे पता ही ना हो कि मुझे जाना कहाँ है, तो अगर भीड़ अगर सारी लेफ्ट में जा रही है तो मैं लेफ्ट में चल पड़ूंगा कि इतनी सारी भीड़ जा रही है, शायद सही जा रही होगी। अगर वो भीड़ राइट साइड में जा रही है तो हम राइट साइड में चल पड़ते हैं। तो ये आज जो है वो हमारा हाल है। हम पैसे कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? क्या पैसे कमाने वाले सारे सुखी हैं? बिल्कुल सुखी नहीं है। उसमें से कितने लोगों को दिक्कत है, मगर ज्यादातर लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो हमें लगता है हमें भी भागना चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, और क्या मेरे अंदर कोई खास बात है, या फिर जैसे जानवर पैदा होते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे नेचुरल साइंस पढ़ेंगे, उसके अंदर तो वो बताते हैं, हालांकि पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाते कि अमीबा में लाइफ कैसे आई, जो सिंगल सेल अमीबा था जिससे लाइफ की शुरुआत हुई अर्थ पर, जो हम पढ़ते हैं, मगर वो आई कैसे ये तो किसी कोई नहीं बता पाता। मगर आ भी गई तो उसके बाद हमारा आने का पर्पस क्या है? अगर किसी धर्म की बात करें तो उसमें भी कहते हैं भाई कि भगवान ऊपर स्वर्ग में बैठा है और हमें यहाँ नीचे भेज दिया, और वो हमारा प्यारा पिता है। क्या प्यारा पिता है कि खुद तो ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं और हमें यहाँ पर जो है ये दुनिया के धक्के खाने के लिए भेज दिया। और अगर नेचुरल साइंस से देखें, चलिए एक्सीडेंटली लाइफ आ गई, यहाँ पे हम पैदा हो गए, तो जैसे जानवर है वैसे ही हम हैं, इसीलिए सोशल क्रिएचर बोलते हैं। तो इसमें कोई कॉन्फिडेंस या कोई गर्व की बात नहीं है। तो उससे हमारे मन को कोई शांति नहीं आती। आप देखिए जो समाज में हिंसा है उसका बहुत बड़ा रीजन एक ये है कि समाज की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो फिलॉसफी ही ये कहता है कि इंसान पहले जंगलों में रहता था और जंगल में वो शिकार करता था, और उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्यून था, जो उनमें राज करता था, वो आगे आगे चलता चला आया। तो जैसे कि हिंसा तो हमेशा चलती चली है। अगर आप ये मानते हैं कि हिंसा चलती चली आई है तो फिर भूल जाइए समाज में कभी शांति हो भी सकती है। तो फिर यहीं पे रहने की आदत डाल लीजिए, जो हो रहा है उसके लिए फिर हम अपने आप को तैयार करें, मगर उसमें हमारा मन मानता नहीं है। तो यहीं पे ही राज्यों की बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस आती है कि ऐसा ज्ञान कैसा दिया जाए कि जो समाज में आज ये अलगाववाद, अलगाववाद माना हम एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अपने आप को अलग मानता है। कोई हमने अलग अलग भेदभाव बना रखे हैं, भाई या तो धर्म के नाम पे बना रखे हैं, या चमड़ी के रंग के ऊपर के ये गोरा है काला है, या फिर आप देखिए जोग्राफिकल, भाई ये दिल्ली के हैं, दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र के लोग ऐसे होते हैं, है ना, साउथ के लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे, या फिर जाति के हैं, भाई ये SC ST हैं, ये तो इस तरह के होते हैं। तो ऐसा ज्ञान कैसा दिया जाए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, और ये सारे जो सेपरेटिज्म है जो हमने बात करी, उनको एक ढंग से खत्म कर दे। तो वास्तव में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हड्डी मांस का पुतला है वो अलग है, और हम सारे के सारे वास्तव में जो इस पूरे शरीर को चला रही है जो शक्ति, वो आत्मा है। जब कोई मरता है तो कहते हैं भाई ये आत्मा चली गई, इसके प्राण पखेरु उड़ गए, और वही जाके वो किस तरीके से जन्म पुनर्जन्म लेती है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो ये जो आत्मा है, ये पूरे शरीर को यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में बैठकर, जो हमारे ब्रेन में होती है, वो उस पूरी तरीके से उस पूरे शरीर को ड्राइव करती है। और वो जैसे चाहे, हर एक आत्मा के पास पावर्स अपनी ऑलरेडी दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है कि जितनी भी पावर्स हैं, वो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स हैं, वो सारी की सारी आत्मा को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। जिसमें कि उसकी तीन शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है कि मन बुद्धि संस्कार। तो जो कोई भी थॉट होता है, वो हम किस तरीके से प्रोसेस करती है आत्मा, और किस तरीके से वो पूरा एक्शन में आता है।
तो वास्तव में जब भी हम कोई पहले थॉट क्रिएट करते हैं, तो आत्मा पहले उसका एक पिक्चर क्रिएट, जैसे कोई भी आप काम लीजिए तो आप उसमें पहले अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि थिंक अबाउट एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के बारे में सोचिए, तो आपकी बुद्धि में जो है ये पिक्चर है खिंच गया होगा कि एक हाथी किस तरीके का होगा। तो उसी तरीके से जो भी आत्मा को पहले विचार आता है, उसका वो पहले एक पिक्चर ड्रॉ करती है। इसीलिए आप देखिए छोटे बच्चों को, जो खासकर टॉडलर्स या फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के होते हैं, उसमें ज्यादातर पिक्चर्स ज्यादा दिखाई जाती है। तो क्योंकि आत्मा जो है वो पिक्चर्स की भाषा समझती है, मन में हमारे पिक्चर की भाषा बैठती है। और फिर मन जो है वो तो आप एक ऐसे समझिए कि उसके अंदर कोई भी चीज मन को अच्छा या बुरा नहीं पता। वो तो एक छोटे बच्चे की तरह, आप उसको जहां मर्जी मोल्ड कर सकते हैं। तो मन में तो विचार, हर तरीके के विचार आते हैं, उसमें आ सकते हैं हर तरीके के विचार, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। मगर उन विचारों में से जो एक फिल्टर या उसमें से पिक कौन सा करना है, वो जो शक्ति है उसको बोला जाता है बुद्धि। कि आप मान लीजिए बाजार से जा रहे हैं, बाजार से आप जा रहे हैं, आप बहुत सारी दुकानें देखते हैं, आपको हर एक से कुछ सामान तो खरीदना नहीं है, मगर आप देखते जाते हैं, हर एक का विचार मन में आता जाता है, आता जाता है। और फिर बुद्धि के हिसाब से आप एक किसी एक या दो दुकान पे आप ये कहते हैं भाई इस चीज की हमें जरूरत है। तो आपने जो ये डिसीजन लिया, जो ये जो पावर है कि आपने डिसीजन लिया कि ये सही है ये गलत है, वो उस शक्ति का नाम है बुद्धि। और फिर जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो वो फिर कर्मों में व्यवहारित हो जाता, फिर वो एक्शन बन गया। तो वो एक्शन जो एक बन गया, उसका एक इम्प्रिंट या उसकी एक छाप जो आत्मा पे छूटी, वो एक संस्कार के रूप में सामने आती है। अब ये जो प्रोसेस है या ये जो शक्ति है, वो आत्मा कैसे भी यूज कर सकती है। आत्मा चाहे जैसे वो विचार करेगी, वैसे वैसे उसी तरीके के उसको अनुभव होंगे, और उसका शरीर भी उसी तरीके से काम करेगा। मान लीजिए अगर मैं ये विचार करता हूँ कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ, सारी पावर्स मेरे अंदर है, क्या दिक्कत है। तो उससे क्या होगा कि जैसा संकल्प किया वैसा ही अनुभव होगा। फिर अगर मैंने ऐसा संकल्प किया, पॉजिटिव संकल्प किया, तो उसका नतीजा ये होगा कि मेरे मन के अंदर खुशी आएगी और मेरा शरीर भी बहुत अच्छी तरह से चले। उसके बदले में अगर मैंने मन में ये संकल्प किया मेरी तो किस्मत ही खराब है, भाई मेरे को तो लगता है मेरे मेरा जो है हर जगह मुझे दुखी प्राप्त होता है, देखिए ये भी गलत हुआ वो भी गलत हुआ, तो क्योंकि मैंने नेगेटिव संकल्प किया, जैसा मैंने बीज बोया, तो बुद्धि उसी में से कुछ उठाएगी और वो बोलेगी तुमने सही बोला। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, देखो फला व्यक्ति भी तुम्हें धोखा देता है, फला व्यक्ति भी धोखा देता है। और क्योंकि हमने नेगेटिव संकल्प किया तो हमारी पूरी बॉडी उसी तरीके से एक्ट करेगी। बॉडी में भी जब नेगेटिविटी गई, तो ये हम अलग बात करेंगे कि जब वो हर एक संकल्प बॉडी में या तो बीमारी को जन्म देता है या उसे स्वस्थ स्वस्थ करता है। तो अगर वो नेगेटिव गया, तो या तो फिर आपको वो बीपी की प्रॉब्लम देगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम देगा। तो जैसा संकल्प होगा उसी तरीके की बीमारियां जो है हम अपने शरीर में जनरेट करते हैं। तो राजयोग में जब हम बीमारियों से मुक्ति की बात करते हैं, ये कोई जादू की बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ने से कोई बीमारी खत्म हो जाती है। जब हमें ये पता पड़ता है कि कौन से संकल्पों से हमें खुशी मिलेगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कौन से संकल्प हमारे लिए बुरे हैं, अगर हम वो करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी होगी, तो आप उनको बंद कर दो करना। सिंपल सी बात है। आप अगर आम का बीज बोएंगे तो फल भी आम का निकलेगा, अगर आप मिर्च का बोएंगे तो वो मिर्च निकलेगा। तो अगर हम नेगेटिव संकल्प, अगर हमें ये पता हो कि नेगेटिव संकल्प, इससे हमारे मन को तो हम दुखी कर रहे हैं, अपने मन को ही हम चोट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हम जो भी संकल्प करते हैं, सबसे पहले तो आत्मा उसको स्वाद चखती है। अगर मैंने कोई नेगेटिव संकल्प किया, चाहे वो अपने लिए किया चाहे वो दूसरे के लिए किया, पहले तो आत्मा उसका स्वाद चखेगी। पहले तो आप ये समझिए, आप किसी को भी कोई चीज देंगे तो अपने हाथों से उठाकर देनी होती है। अगर किसी को मैंने जलता कोयला दिया तो पहले तो वो मेरा हाथ जलाए, फिर वो दूसरे को जाके करेगा, वो बात अलग है। तो इसीलिए अगर हम कोई भी नेगेटिव संकल्प करते हैं, चाहे वो अपने लिए करे चाहे वो दूसरे के लिए करे, तो पहले तो वो आत्मा उसको अनुभव करेगी, आत्मा वो दुख महसूस करेगी, फिर उसके बाद वो जाके आगे जाके। तो ये पूरी आत्मा किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हर एक जो एक थॉट है, वो थोड़ा सा इसकी और गहराई में जाते हैं कि हर एक जो थॉट है, वो एक आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे ब्रेन में जो है वो डेवलप करता है। तभी आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जब आत्मा वो शरीर छोड़ जाती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी जीरो हो जाती है। फिर जितने आत्मा के फंक्शंस हैं, जो ये हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में काफी सारे फंक्शंस हैं, जैसे हमें चोट लगती है तो वो अपने आप भर जाती है, क्योंकि आत्मा की जो शक्तियां हैं, वो आगे बात करते हैं कि 7 शक्तियां हैं
उससे वो फंक्शन बॉडी के बड़े अच्छे चलते रहते हैं। आप देखिए कोई कोई हॉस्पिटल में होते हैं, वो अपनी जो है शरीर को छोड़ देते हैं, वो हार मान लेते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं होगा, तो उनको दवाइयां भी असर करना बंद कर देती हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर की मालिक है। तो नीचे ये बताया हुआ है कि जैसे एक ड्राइवर एक कार को चलाता है, तो वो ड्राइवर के हाथ में है, वो कितना अच्छा ड्राइवर है, वो गाड़ी उतनी अच्छी तरीके से चला सकता है। उसमें गाड़ी का भी रोल होता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब है तो ड्राइवर रेस जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। मगर जो है जिस तरीके से ड्राइवर गाड़ी का ध्यान रखता है, गाड़ी को चलाता है, एक जगह बैठ के पूरी गाड़ी को ड्राइव करता है, उसी तरीके से आत्मा यहाँ से बैठकर पूरे शरीर को चलाती है। अब वो आत्मा शरीर में बीमारी उत्पन्न कर रही है, या उसको वो सुख शांति में रहना है, ये वो आत्मा अपने ऊपर डिसाइड करती है। चाहे वो अनजाने में डिसाइड करे, चाहे वो इंटेंशनली डिसाइड करे, मगर जैसा भी वो फैसला लेगी, जो भी वो डिसीजन लेगी, जो भी वो थॉट क्रिएट करेगी, उसका उसको फल तो वैसा ही मिलेगा। इसी को बोला जाता है कि वो कर्मों की खेती है, कर्मा फिलोसफी। तो ये यहाँ पे हमने बात करी कि आत्मा किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो पहली बात तो जो आत्मविश्वास की बात है, तो जितना ज्यादा हमें ये पता पड़ता है कि मुझ आत्मा के अंदर शक्तियां तो ये सारी हैं, ऐसा नहीं है कोई भी किसी के भी अंदर ये शक्तियां ना हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, हॉस्पिटल में भी पड़ा हो, शरीर भी छोड़ने वाला हो, मगर जो है ये सारी शक्तियां उसके अंदर प्राप्त है। तो जब भी कभी ऐसा समय आए तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि हमारे अंदर वो शक्तियां तो सारी की सारी। अब बात आती है कि हमारे अंदर यूनिक क्या है ना। जैसे हमने बात करी कि ठीक है साहब, इतना तो समझ आता है कि दुनिया में तो ये कहते हैं कि भाई जैसे जानवर पैदा होता है वैसे इंसान भी पैदा हो गया, यहाँ तक तो चलो ठीक है, हम सारे के सारे आत्मा हैं। मगर सारे के सारे आत्मा है तो आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर कोई खास बात है, या फिर उसमें फिर दोबारा से मैं एक भीड़ से निकल के दूसरे भीड़ में आ गया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि आत्मा को यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए 7 तरीके की शक्तियां दी जाती है। जैसे आपको पता है कि कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी गेम होता है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स के तहत उनको आजादी दी जाती है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में भी उनको बोला जाता है कि भाई बॉलर ऐसे करके हाथ घुमा के बॉलिंग कर सकता है, इतना रनअप ले सकता है, बैट्समैन जो है वो बैट यूज कर सकता है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो उसी तरीके से हर एक आत्मा को ये 7 शक्तियां प्राप्त है। तो जैसे सुख शांति आनंद, जैसे एक एक सारी शक्ति तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा समय उसमें ज्यादा चाहिए, तो हर एक तरीके की शक्ति आत्मा को प्राप्त है। जैसे उसमें से एक बात करें सुख की शक्ति। अब आत्मा सुख किसी से भी ले सकती है, ये उसकी सुख की शक्ति है। आप देखिए जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी को दुख देख के जो है उनको बड़ी खुशी महसूस होती है ना। तो ये एक आत्मा की सुख की शक्ति है, वो जिससे जिससे चाहे उससे वो सुख ले सकती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गलत चीज से सुख लेते हैं, तो जैसे कि हमने गलत बीज बोया, तो वो अंततः दुख देगा। मान लीजिए जैसे अभी क्रिमिनल की हमने बात करी, अब वो दूसरों को दुख देता है, बड़ा खुश होता है, उसको उस वक्त तो बड़ी खुशी होती है, उसको बड़ी किक का एहसास होता है अंदर कि पता नहीं मैंने क्या काम कर दिया। मगर क्योंकि जो वो काम हमने गलत किया, तो वो अंततः उसका जब दुख निकलता है, जब वो उसको दुख में आता है, वो फिर आत्मा को जैसे एक कुचक्र में एक चक्र में फंसा देता है कि बार बार फिर वो कर्मों की वजह से उसे दुख मिलता रहता है। तो ऐसे ही आप चाहे ये बोले कि उसके अंदर ये 7 शक्तियां हैं, चाहे आप दूसरी भाषा में बोले कि उसके 7 ये चक्र होते हैं, जो ये कलर थेरेपी वगैरह में कई लोग यूज करते हैं, तो वो बात कहने का मतलब एक ही है कि हर एक जो शक्ति है या जो एक इमोशन है, वो उसका एक हमारे पूरे शरीर में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट जहां पर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो सारे के सारे शरीर के ऑर्गन्स को वो उसी तरीके से मेंटेन करता है। जो कलर थेरेपी में यूज करते हैं वो भी यही यूज करते हैं कि ये कलर आपके ऊपर आ रहा है, तो जो उससे थोड़ा बड़ा जो किसी को अनुभव होता है कि बीमारी ठीक होती है, वो वास्तव में अगर हमारे अंदर कोई आ, वो पर्टिकुलर शक्ति नहीं है, तो यानी उस कलर की कमी है, तो उसकी वजह से वो बीमारी है। तो इसीलिए जो कलर थेरेपी में वो ऐसे करके यूज करते हैं। मगर राजयोग में क्योंकि आप जब सातों ही शक्तियों का एक साथ जैसे अपने आप को आपने आत्मा समझा, तो ये सातों ही शक्तियां आपके अंदर समाहित होने लगती है। तो इसीलिए राजयोग जो है अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है। राजयोग में करने के बाद व्यक्ति को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और इस राजयोग में क्या होगा कि जो हमने बात करी, हर एक आत्मा के पास ये सातों शक्तियों का एक डेफिनेट मिक्स है। कि जैसे हमने बात करी सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता, और एक और है, तो आपके अंदर हो सकता है
कि आनंद का गुण जो है वो सबसे ज्यादा हो, बाकी जो शक्ति है उनका थोड़ा कम हो। मेरे अंदर हो सकता है कि किसी दूसरे तरीके का गुण ज्यादा होगा। तो उसी उस तरह से हर एक आत्मा हम में से एक भिन्न है। आपका क्योंकि गुण अलग है, इसलिए आपकी पसंद अलग है, इसलिए आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अलग चीज करनी है। अगर आप मेरा पाथ फॉलो करेंगे तो आपको थोड़े समय के बाद आपको लगेगा कि ये मेरा पाथ नहीं है। मान लीजिए मैं पुणे में बैठा हूं, है ना। अब मैं पुणे से, मुझे जाना है चेन्नई, और आप भी पुणे में बैठे हैं, मगर आपने चेन्नई नहीं जाना, आपने बैंगलोर जाना है। तो थोड़ी दूर तक तो आप और हम साथ दे सकते हैं, मगर इवेंचुअली आपका हमारा रास्ता अलग होगा। तो ये जो है, जब हम राजयोग की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी अपनी पर्सनैलिटी उसमें निखरती है, क्योंकि हमें अपने ही कौन सा मेरे अंदर गुण प्रधान है वो मुझे जितना ज्यादा पता पड़ता जाता है, उतना ही आत्मा के अंदर सुख शांति अपने आप वो आती ही जाती है। और जितनी भी उसके अंदर बुराइयां हैं, चाहे वो आत्मविश्वास की बात है, आत्मविश्वास में आप लीजिए कि अगर मुझे पता हो कि ये वर्ल्ड ड्रामा है और इसके अंदर मेरा बहुत अच्छा पार्ट है, मुझे ये वाला पार्ट प्ले करना है, ये वाला पार्ट तो मुझे करके छोड़ना है। तो जब आपको ये पता पड़ गया कि आप यहाँ पर क्या, किस लिए आए हैं, क्या पर्पज है आपका यहाँ पे आने का, तो आप उस काम के पीछे लग जाएंगे। फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर 100 में से दुनिया में 100 लोग हैं, 99 लोग लेफ्ट जा रहे हैं, आपको पता है मेरा पर्पज राइट का है, तो आप अकेले इतनी शक्ति रखेंगे कि आप वहां पे राइट जा सके। ये राजयोग की जैसे कमाल। तो जितना ज्यादा हम राजयोग की प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ज्यादा ये जो हमारे अंदर सातों शक्तियां हैं, चाहे वो पवित्रता है, चाहे वो ज्ञान है, वो अपने आप आपका क्लियर होता जाए। तो ये राजयोग का कमाल है। तो आत्मा, जैसे अब यहाँ पे हमने यही बात करी कि हर एक जो आत्मा है उसका अपना एक डेफिनेट रोल है। आप अगर किसी और को फॉलो करेंगे, ये राजयोग की फिलॉसफी नहीं कहती है, अगर हम किसी और को फॉलो करेंगे तो हम फॉलोअर कहलाएंगे। हम अपना जीवन, कल को हम दुखी होंगे दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे। आज का जो आदमी है उसके साथ प्रॉब्लम ही यही है। पहले तो वो खुद डिसीजन ले नहीं पाता, डिसीजन लेने के लिए उसे चार लोग चाहिए, और फिर जब वो डिसीजन के बाद जब दुखी होता है तो इसको भी ब्लेम करता है, सरकार को भी ब्लेम करेगा, इसको भी ब्लेम करेगा, है ना। अब हमारे पास पीछे एक, हम क्योंकि हम फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर पीछे एक फोन आया। वो बहन ने बोला कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ बचपन में अच्छा नहीं किया, मुझे जो पालना मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। अच्छा, अब तो आप अडल्ट हो, अब अपने तरीके से रह लो, अब आप खुश रह लो। कि नहीं, वो कहती नहीं नहीं जी, वो पहले वाला नहीं हुआ ना, इसलिए मैं आज दुखी हूँ। तो वास्तव में आत्मा के अंदर अपनी एक कमी है। तो जब तक हमारी सारी परेशानियों का हल ये है कि जब तक हम अपने अंदर वो सशक्त नहीं बनेंगे, अपने आप को उतना स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी है चाहे मानसिक बीमारी है, वो जाएगी नहीं। और वहीं पे ही आपका राजयोग जो है सबसे ज्यादा मदद करता है। तो ये हमने जैसे बात करी कि हर एक सोल का अपने सातों कलर का एक मिक्स है। तो आप भी इस संसार में, आपका एक यूनिक रोल है। वो आप जितना ज्यादा आपको पता पड़ेगा, उतना ज्यादा जितनी भी जो हमने बात करी बीमारियां हैं वो अपने आप धीरे 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 निकलती चली। फिर उसके बाद जो है आज का लास्ट ये आता है कि हमने ये तो बोला, ये तो शेक्सपियर ने भी बोला ऐसे, कि ये सृष्टि जो है ये वर्ल्ड नाटक है, वर्ल्ड ड्रामा है, जिसमें हम सारे के सारे रोल अदा कर रहे हैं। मगर बात ये है कि अगर हम रोल अदा कर रहे हैं तो एक तरीके से ये हमारा जैसे ऑफिस हुआ। कोई व्यक्ति हर वक्त तो ऑफिस में नहीं रहता, उसका कुछ घर भी अलग होता है। तो हम सारे के सारे कहाँ से आए हैं? क्योंकि आप देखिए, आपने अक्सर करके ये बात आपने खुद भी बोलते होंगे, आपने सुना होगा कि घर में शांति रखो। किसने आपको बोला कि घर में शांति रहनी चाहिए? हमने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा, ना कहीं पढ़ाया गया। तो वास्तव में हम सारी आत्माएं जहां से आई हैं, वो उस घर का नाम है शांति धाम। वो सबसे ऊपर एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा संसार है जहाँ पे हम सारी की सारी आत्माएं बिल्कुल शांति में और अपनी नेटिव अवस्था में, अपनी जो आत्मा है, जो ज्योतिर्बिंदु है, उस अवस्था में वहां पर हम सारे के सारे रहते हैं। तो क्योंकि हम एक ही घर से आए हैं, हमारा पिता एक है, तो जो वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है कि हम सारे वास्तव में एक परिवार, कोई हम में से अलग अलग नहीं है। और जब हम ये मानते हैं कि हम एक परिवार है, तभी हम इस धरती पर शांति से रह सकते हैं। अगर हम ये सोचे भाई हम तो अलग रहते हैं ना, हमारे तो घर की बाउंड्री भी अलग है, ये अलग है, तो आप देखिए आज क्या जो है संसार की हालत। वही बाउंड्रीज खींच खींच के जो है हम कहाँ पे। तो ये कहने का मतलब है कि हम सारी आत्माएं हैं ज्योतिर्बिंदु, एक ही घर में रहती हैं, हमारा पिता भी एक है, वो हम शाम के सेशन में कवर करेंगे। और
क्या कहते हैं, हर एक आत्मा को, जो उसका एक यूनिक पार्ट है, और वो हर एक। अब जो है, थोड़ी देर अब हम योग लगाएंगे, और इस योग में कुछ भी नहीं करना। बस आप अपने आप को एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा, यहाँ पे मैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता सितारा शांत स्वरूप बैठी, और शांति की किरणें चारों ओर फैला। बस इतना ही। तो वो राजयोग का लेसन नंबर 1।